नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय और जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 24 अगस्त 1969 1969 और जन्म का जो समय है वो रात्रि 11:45 का है। जन्म का स्थान नवसारी, गुजरात। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कीजिए। इन्होंने रविवार के दिन जन्म लिया है, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है। वैश्य वर्ण के हैं, मनुष्य गण है इनका। मकर राशि है और ये भूमि तत्व की राशि है। शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय कार्यक्रमों की व्यस्तता में जन्म कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम है, इससे संबंधित जो वीडियो है वो कम होता चला जा रहा है। समय ही नहीं दे पा रहा हूं कि मैं जन्म कुंडली अध्ययन का इस तरह का कार्यक्रम बना सकूं। मेरे इस कार्यक्रम के बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो केवल और केवल इसी कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो इस कार्यक्रम को देखकर जन्म कुंडली अध्ययन करना सीखते हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अब जितनी भी ये इस तरह की वीडियोस आपके सम्मुख आ रही हैं, मैं बना रहा हूं, आपके लिए मौका है। आप इस कुंडली का निर्माण करिए और स्वयं इस कुंडली का एक बार अध्ययन प्रारंभ करिए। अगर ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है तो यह आपके लिए बेहद सहयोगी होगा। जन्म कुंडली की ओर आइए। वृषभ लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं और राशि इनकी, जैसा मैंने कहा, मकर। भूमि तत्वीय लग्न, भूमि तत्वीय राशि अत्यंत श्रेष्ठ है। लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली में कहां पर बैठना, तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। मैं सदैव कहा करता हूं, जब जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो तो यह सूचना है कि जातक को जीवन काल में संघर्ष को स्वीकार कर लेना होगा, या यूं कहिए कि पुरुषार्थ ही एकमात्र आपका हथियार है, आपका मित्र है। इसके सहारे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखा जाए तो जन्म कुंडली में राहु दसम भाव में बैठे हैं 27 अंश 46 कला के साथ। भाग्य भाव में आपको चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं और मंगल सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। वहीं लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु गौर करिए तो इस कुंडली में पंचमेश के साथ पंचम भाव में, जहां देवगुरु बृहस्पति पंचम के अति विशिष्ट कारक ग्रह कहे जाते हैं, युति बनाकर के बैठे हुए हैं। रुद्र योग का निर्माण है। हालांकि यहां देखा जाए तो बुध सूर्य के नक्षत्र में और देवगुरु हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, और स्वयं चंद्रमा जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। अब गौर करिए तो मंगल की दृष्टि का लग्न पर होना, मंगल इस कुंडली में स्वगृही और नौमांश में उच्च का होकर के बैठे हुए हैं, रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली की, जहां मंगल को सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं कहा गया, फिर भी सप्तम में बैठे मंगल की दृष्टि का लग्न पर पड़ना अच्छा है। जातक के अंदर एनर्जी, ऊर्जा को भरता है। हालांकि इस स्थिति में कई बार जातक के अंदर पेशेंस की कमी आ जाती है, जल्दबाजी में जातक कई बार निर्णय लेता है। अब देखा जाए तो मकर राशि को वर्तमान समय में 7.5 तो है, परंतु 29 मार्च 2025 7.5 इनको मुक्ति मिलेगी। चूंकि इनका जन्म मध्य रात्रि का है, रात्रि में 11:45 के आसपास का। सूर्य देख रहे हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में है। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं, यानी ये दोपहर का समय होता है, और ठीक मध्य रात्रि का समय कुंडली का दशम भाव होता है। अब यहां पर देखें तो सूर्य केतु की युति है। कमाल का विषय है, जरा गौर करिए।
सूर्य यहां पर स्वगृही है मध्य रात्रि का इनका जन्म, लेकिन सूर्य इनकी कुंडली में स्वगृही, और यहां पर अगर देखें तो मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, और केतु सूर्य के नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ करके सूर्य के बल को 5 गुना बढ़ा रहे हैं। फलतः जहां सूर्य बेहद कमजोर होने चाहिए थे इनके, इतने भी कमजोर नहीं है, स्वगृही सूर्य का बल इनको प्राप्त हो रहा है। अब वहीं इस कुंडली में लग्नेश का तीसरे भाव में जाकर के बैठना, और इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन? शनिदेव जाकर के वक्र अवस्था में कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। वक्र होकर के ये और बलवान होंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे। अब उस अवस्था में देखें तो ये विदेश का भाव है। अब जरा गौर करिए तो इनका पहला ही पॉइंट है कि मैं वर्तमान समय में विदेश में हूं और यहां ब्याज का व्यापार करता हूं, यानी धन ब्याज पर देना इत्यादि, और आगे मैं फूड बिजनेस, खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार करना चाहता हूं। क्या सफलता मिलेगी? यदि नहीं तो कौन सा व्यापार करूं? क्या मैं राजनीति में जा सकता हूं? अगर आप मेरे दर्शक हैं तो इनके इस पॉइंट के लिए सबसे पहले कुंडली में 10वें भाव को देखेंगे, जिसका मैं जिक्र किया करता हूं। दसमस्त राहु है तो जातक को देर सवेर राजनीति की ओर ले जाएगा। हालांकि ये गौर करिए मनुष्यगण के हैं, राजनीति में मनुष्यगण के लोग सफल नहीं हो सकते, मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में छल बल, यानी हर तरह की चीजों का साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल अगर करना है तो कई बार वहां पर मनुष्यगण का व्यक्ति चूक सकता है। हालांकि एक चीज गौर करी तो वृषभ लग्न ऑलरेडी जाना ही इसीलिए जाता है, मैं कहा करता हूं एकमात्र यह ऐसा लग्न है जो अपना भाग्य स्वतः लिखता है अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म के बदौलत। अब ऊपर से लग्नेश ही जाकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी जातक कहीं ना कहीं कर्म प्रधान व्यक्ति है। उस अवस्था में अगर ये राजनीति में जाते हैं तो मेरे हिसाब से राजनीति इनके लिए सफलता प्रदायी तो होनी ही चाहिए। अब गौर करिए, ये फूड बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं। आमतौर पर मंगल का संबंध यदि कुंडली के षष्ठ से बनता है तो मैं प्रायः कहा करता हूं ऐसी स्थिति में दिया हुआ पैसा फंस जाएगा। इनकी कुंडली में षष्ठ भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और षष्ठेश जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव की दृष्टि और राहु की दृष्टि होने के कारण परेशानी तो यहां भी आएगी, लेकिन इससे इनको लाभ भी होगा, यानी जब तक कुछ परेशानी नुकसान हो तब तक अच्छा खासा कमा लेंगे ये। फूड बिजनेस की बात करूं तो मंगल का सप्तम में होना और शुक्र का जाकर के कुंडली के तृतीय में बैठना लग्नेश बन करके, और वो शुक्र नौमांश में कर्क राशि में होने के चलते वर्गोत्तमी है, फलतः फूड व्यापार में इनको सफलता मिलेगी। ऐसे भी देख लेते हैं, लग्न का मान इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो 6 अंश है, सूर्य इनकी कुंडली में 7 अंश पर है और चंद्रमा इनकी कुंडली में 0 अंश पर है, यानी सर्वाधिक अगर अंश देखें तो सूर्य के पास है 7 अंश। अब यहां से 10 घर अगर आप आगे देखते हैं तो जन्म कुंडली का लग्न आता है जहां वृषभ राशि आपको दिखाई पड़ रही है, यहां पर कोई ग्रह नहीं है। अब हमें जाकर के देखना पड़ेगा वृषभ राशि का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र नौमांश में किस राशि में बैठा हुआ है? तो शुक्र हम देख रहे हैं कि नौमांश में कर्क राशि में ही बैठे हुए हैं, यानी लिक्विड व्यापार। और षडबल अगर आप जाकर के देखें तो षडबल में सबसे बलवान ग्रह इनका चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। अब इनकी कुंडली का कहना है कि अगर आप व्यापार ही करना चाहते हैं तो लिक्विड व्यापार या चंद्रमा से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित व्यापार में आपको विशेष फायदा मिलेगा। परंतु इन्होंने फूड व्यापार की बात करी है, फूड व्यापार का भी काम ये करना चाहे तो बिल्कुल उसमें इनको सफलता मिल सकती है। खाने पीने वाले तेल का भी व्यापार, शनि नौमांश में नीचे होकर के वक्र अवस्था में उच्च के समान फल दे रहे हैं, सो खाने पीने वाले तेल का भी व्यापार ये कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। पानी, लिक्विड, कोई भी पेय पदार्थ इत्यादि उसका व्यापार कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, खेती इत्यादि से संबंधित चीजों का भी व्यापार ये करना चाहते हैं, कुछ विशेष उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, क्या सरकार के सरकारी योजनाओं का लाभ मुझे विदेश में मिल पाएगा? सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ में जाकर के बैठे हुए हैं, दिग्बल से विहीन है। मैं एक सलाह आपको दे दूं कि सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल भी पाए तो आप संपूर्ण लाभ ले नहीं पाएंगे, उसमें आपको तकलीफ आती रहेगी। परंतु आपका सूर्य स्वगृही है और केतु के साथ होने के चलते 5 गुना अधिक बली हो रहा है। आप प्रयत्न करिए, निसंदेह 100% लाभ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए भी मैंने सरकार से जुड़ने के लिए, राजनीति करने की सलाह आपको दे दी है, तो आप कर सकते हैं। सूर्य के वीक होने के चलते, देखिए राहु के बली होने के चलते, आप राहु के दशम में होने के चलते आप राजनीति में जा सकते हैं, चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव नीच राशि में वक्र अवस्था में उच्च के समान फल दे रहे हैं, क्योंकि गौर करिए मैं यहां पर अगर शनिदेव के नीचत्व को भंग भी मानता हूं, नीच के होकर के वक्री हुए हैं, उच्च के समान फल दे रहे हैं। यहां मंगल भी केंद्रगत स्वगृही और नौमांश में भी मकर में बैठे हैं, सो मंगल अत्यंत बली है। उस अवस्था में शनि इनका अच्छा फल दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति से जुड़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा। विदेश में भी रह करके आप विदेश के सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अब इनका कहना है कि मेरे शरीर में नेत्र दर्द, कमर दर्द और आत्मविश्वास में कमी बहुत रहती है। आत्मविश्वास की कमी की चर्चा आप समझ सकते हैं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य इनकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं? चतुर्थ में बैठे हैं। ये गौर करिए
कि 5 गुना केतु के वहां नक्षत्र परिवर्तन के कारण और सूर्य के स्वगृही होने के कारण सूर्य को बल प्राप्त हो रहा है। अन्यथा चूंकि मध्य रात्रि का जन्म है और जब मध्य रात्रि में किसी का जन्म होता है तो यही वो समय होता है जहां सूर्य सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। फलतः ऐसे जातकों में आत्मविश्वास की कमी अवश्य देखने को मिलती है। हालांकि एक और पॉइंट है कि इनकी कुंडली में गुरु की दृष्टि लग्न पर है और मंगल की दृष्टि लग्न पर है। मंगल की दृष्टि लग्न पर होने से मंगल कहीं ना कहीं इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। मंगल आत्मविश्वास का ग्रह नहीं है, परंतु मंगल जोखिम का ग्रह है। मंगल जोखिम का ग्रह, और जोखिम वही ले सकता है जिसके अंदर आत्मविश्वास हो। तो मंगल कहीं ना कहीं ऐसा, कई बार आप वही कार्य करते हैं जो आत्मविश्वास से मिलता जुलता है। जोखिम लेना किसके बस का है? जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो वो मंगल कराते हैं। फलतः इनके पास इतना बल है, फिर भी ये महसूस करें, क्योंकि मध्यरात्रि का जन्म और पुरुष का भी जन्म है। स्त्री का जन्म मध्यरात्रि का हो, रात्रि का हो तो अच्छा है। पुरुष का जन्म अगर रात्रि का हो तो यहां पर थोड़ा सा सूर्य का बल कमजोर पड़ने के चलते आत्मविश्वास में कमी होना वैसे भी स्वाभाविक है। आपने मुझे स्वास्थ्य के बारे में जो बोला है कि बोलने की बिल्कुल ताकत नहीं रहती है, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए उपाय बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य में परेशानी के पीछे अगर आप जाएं तो आपकी कुंडली में वर्तमान समय में शनि की दशा शुरू हुई है, और इससे पहले आपको देव गुरु की दशा थी। बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से इस सूत्र को समझने का आप सभी लोग प्रयत्न करिए। इनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दशा इनको चल रही थी। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए देव गुरु कैसे ग्रह हैं? तो मारक ग्रह हैं। सामान्य शब्दों में कहूं तो पिछले 16 साल से मार्केस में चल रहे हैं। अभी इसी 19 अक्टूबर 2024 को पूरे 19 साल के लिए शनि की दशा इनको लगी है। अब गौर करिए, तो देवगुरु बृहस्पति जो कि इनकी कुंडली में मार्केस हैं, परंतु अष्टमेश बनकर के कुंडली के पंचम में जाकर के बैठे हुए हैं। वैसे तो ये जातक को रिसर्चर और खोजी प्रवृत्ति का बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, परंतु हैं तो मार्केस ही। अब मैं हमेशा कहा करता हूं कि मार्केस का अर्थ सदैव ज्योतिषशास्त्र मृत्यु से नहीं लेता है। ज्योतिषशास्त्र कहता है मार्केस का अर्थ है विस्तीर्णता, नाना प्रकार की परेशानियां, संघर्ष। अब गौर करिए कि ये विदेश में है, लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं। 16 साल अगर आप देखें इधर, तो देवगुरु बृहस्पति की दशा में रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो अगर हम सनातन धर्म के दृष्टिकोण से और ज्योतिष दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो विदेश में जाकर के बसना, कई बार जब आप मार्केस के दौर में होते हैं और विशेष करके वो मार्केस कुंडली के अष्टम या द्वादश का स्वामी होता है। हालांकि मार्केस भाव द्वादश भाव नहीं है, कुंडली का अष्टम भाव सप्तम और तृतीय। मारक भाव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भाग्य का क्षरण करता है। अब जरा गौर करिए, तो कुंडली में अगर अष्टमेश की दशा है और ऐसी स्थिति में जातक विदेश में जाकर के बस जाए तो यह भी उसकी सेफ्टी के लिए है। तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित तो रहे हैं, परंतु नाना प्रकार की परेशानियां, उसमें सूर्य जाकर के कुंडली के चतुर्थ में राहु की दृष्टि से दृष्ट, ये आपकी आंखों से संबंधित हड्डी, नस और जोड़ों में दर्द की शिकायत इत्यादि। और यह भी मैं बता दूं कि आगे चल करके आपकी कुंडली में स्टंट लगना, हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना 99% है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो काल पुरुष का हृदय है। सूर्य को हार्ट का कारक ग्रह कहा गया है, चौथे भाव में है, पर सूर्य पर राहु की दृष्टि और केतु का यहां संबंध होना, आपको स्टंट वगैरह पड़ना, हार्ट अटैक की शिकायत होना, और अगर वंश परंपरा में कहीं पैरालिसिस वगैरह की शिकायतें लोगों को रही है तो वो शिकायत भी आपकी कुंडली में आएगी। तो ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, और इसी के कारण आपको ये तकलीफ हो रही है। मैं इसका कुछ उपाय लिख देता हूं। आगे का जीवन कैसा होगा, कोई गंभीर बीमारी का योग तो नहीं है, और अनुमानित आयु कितनी है, रोग नहीं है, इस बात की चर्चा मैं कर चुका हूं। अष्टम भावपति जाकर के कुंडली के पंचम में बैठे हुए, हस्त नक्षत्र में शनिदेव के पास 15 अंश का बल, लग्नेश के पास बल थोड़ा कम पड़ रहा है, 8वें से 8वां आ जाकर के तृतीय भाव में लग्नेश बैठे हैं। फिर भी आयु लमसम आपकी इतनी तो है जिसे हम अल्पायु नहीं कहेंगे। ध्यान से सुनिए, मैं आयु का अगर कोई शब्द नहीं कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अल्पायु या मध्य आयु, आपकी आयु पूर्ण ही है। और पूर्ण आयु आज के समय में अगर देखा जाए तो 80+ आयु को ही पूर्ण आयु कहते हैं, तो पूर्ण आयु है। बाकी गंभीर बीमारी की चर्चा कर चुका हूं, हार्ट से संबंधित परेशानी और हड्डी और नसों जोड़ों में दर्द की शिकायत इत्यादि तो रहने ही रहने वाली है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं, और यहां पर गौर करिए तो जन्म कुंडली के नवम में चंद्रमा है। अब जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि, और चंद्रमा पर भी शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है आपको नेत्रजन्य पीड़ा देने के लिए। भविष्य में मेरे बच्चों के साथ और उनका मेरे साथ संबंध कैसा रहेगा। देखिए, आप वैसे तो वृषभ लग्न के हैं, और मैं मान करके यही चलता हूं कि आपका संबंध आपके बच्चों के साथ कभी खराब नहीं होना चाहिए। मनुष्य गण के होने के चलते संबंध इस गण के लोगों का नॉर्मली किसी के साथ खराब नहीं होता है।
संतान भाव का मालिक जाकर के आपकी कुंडली में संतान भाव में ही संतान कारक के साथ बैठा हुआ है। पापक ग्रह के रूप में देखा जाए तो किसी की भी दृष्टि इस भाव पर नहीं दिखाई पड़ रही है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो पंचम भाव का 12वां होता है। उस अवस्था में देखा जाए तो वहां सूर्य केतु के होने के चलते, लेकिन सूर्य के स्वगृही होने के चलते बच्चों के द्वारा कोई ऐसा नहीं कार्य किया जाएगा जिसके चलते, हाँ अब 12वें भाव में सूर्य केतु की युति है तब वो अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं परेशान होंगे, जिसके चलते आपको चिंता हो सकती है, लेकिन संबंध को लेकर के कोई चिंता नहीं है। शनि की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का विश्लेषण और प्रभाव मेरे जीवन पर कैसा होगा। देखिए, आपकी कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव हैं और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि शनिदेव की दशा को मैं इस कुंडली की सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा के रूप में देख रहा हूं। शनिदेव 12वें भाव में बैठे और 12वें भाव का शनि बहुत कष्ट देते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ये बात भूला ना जाए कि जन्म कुंडली में 12वें भाव का शनि कष्ट प्रदायक होते हैं, पर इसके बावजूद मैं क्या कह रहा हूं कि शनि की दशा आपके लिए अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आप विदेश में जाकर के निवास कर रहे हैं और विदेश में ही रहते हैं, तो शनि की दशा आपके लिए सहयोगी रहने वाली है। अब देखा जाए तो शनि की दशा में शनि का अंतर, किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो अभी 7.5 की मध्य ढैया बाकी है, इधर आपको ढैया भी आने वाली है, जब 2.5 साल के गैप के बाद फिर ढैया आएगी। फिलहाल मैं इतना आपको बता देना चाहता हूं कि शनि में शनि का अंतर निकलने दीजिए, एक। नंबर 2 कि आपकी कुंडली में जब शनि का में बुध का अंतर आएगा तो ये दोनों एक दूसरे से षडाष्टक योग में हैं। तो शनि में शनि और शनि में बुध, ये दोनों समय बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर मैं रोकना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, केवल इस षडाष्टक योग के चलते नहीं कह रहा हूं। इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं बुध, तो प्रभाव तो अच्छा होना चाहिए था, लेकिन शनि बुध का संबंध षडाष्टक में है। लेकिन जरा गौर करिए, ये समय जब तक आएगा मैं आपको उसके बारे में जिक्र करके समझाना चाहता हूं। एक बार जरा समझ लीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करें तो लमसम चीजों को एक साथ देखिए। इनकी कुंडली में शनि में बुध का अंतर 30 तक जाने वाला है। कब तक जाने वाला है? 30 तक। अब यहां गौर करिए, 25 तक इनको शनि की ढैया समाप्त हो, शनि की 7.5 समाप्त होगी। 2.5 वर्ष के गैप के बाद इनको फिर से 27 में ढैया भी लग जाएगी और फिर उसके बाद राशि से शनि पंचम भी आ रहे हैं। तो कमोबेश अगर इनकी कुंडली में देखा जाए तो ये समय अभी उतार चढ़ाव का रहने वाला है, जिसका जिक्र मैं लगातार करता रहता हूं। तो शनि की ढैया, शनि के राशि में से पंचम होना, यह सब मानसिक अशांति परेशानी देगा। केतु आते आते कुछ परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन की चर्चा इन्होंने आगे लिखी है कि मैं यूएस का वीजा मेरा नहीं निकल पा रहा है, ये यूएस वगैरह जाना चाहते हैं। तो एक तो केतु के अंतर में आपके लिए यूएस का वीजा आ रहा है, और अगर लगातार आप प्रयत्नशील हैं, एक तो 2030 में समझ रहे हैं 25 चल रहा है, 5 साल बाद, और अगर आप और प्रयत्नशील हैं तो एक योग आपको 2000, यहां मैं एक और योग की चर्चा कर देता हूं जहां आपकी कुंडली में है एक ऐसा योग जो परिवर्तन दे रहा है। ये 2026 के अक्टूबर के आसपास है, जो आपके लिए यूएस का वीजा लगा रहा है। खैर, आपने सारे ग्रहों का अंतर पूछा है, तो शनि में बुध बता दिया, शनि में केतु बता दिया। इसके बाद बारी आती है शनि में शुक्र की। वैसे शनि में शुक्र का संबंध मैंने उत्तर कालामृत का आपको एक तर्क दिया था कि बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इनकी कुंडली में दोनों बराबर तो नहीं है, ये ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं। शनि में आपके शुक्र का अंतर भी जो आएगा वो ठीक ही होगा। तो शनि में शुक्र ठीक है, शनि में सूर्य भी ठीक है। शनि में सूर्य खराब होता है, लेकिन गौर करिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शनि में सूर्य का जो अंतर होगा वैसे आपके लिए ठीक होगा, परंतु मुझे डर है कि इसी दौरान आपको स्टंट वगैरह पड़ जाना चाहिए, अगर अभी तक नहीं पड़ा है तो। एक। नंबर 2 कि इसके बाद शनि में चंद्रमा, अगर शनि में चंद्रमा भी देखे तो ठीक है, लेकिन शनि में मंगल खराब है, दोनों एक दूसरे से षडाष्टक योग में है, और इसी दौरान कई बार स्टंट होना और कई बार और भी कई तरह की परेशानियां, जिसमें पैरालिसिस अटैक वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, या बाईपास सर्जरी वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह की मुझे कुछ परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद अगर देखें तो शनि में मंगल अगर के बाद बीत जाए तो राहु भी आपका ठीक है, फिर शनि में गुरु में आपको कष्ट होगा, उस स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको आपके जीवन काल में। तो आप नोट करिए, शनि की दशा आपकी बहुत अच्छी है, जिसमें शनि में शनि में बुध साधारण गुजरेगा। केतु से आपके जीवन में काफी ग्रोथ होगा, काफी अच्छा विकास होगा। इसके बाद मैंने मंगल को ठीक नहीं कहा है और साथ साथ गुरु को ठीक नहीं कहा है, नोट करके रखिए। बाकी आपने पूछा है मेरे यूएस का वीजा नहीं निकल पा रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं यूएस जाना और वहां सेटल होना, वीजा कब तक कंफर्म होगा? एक मैंने बता दिया 26 वाला, ये डेट नोट कर लीजिए, अक्टूबर में, और फिर 30 में तो है ही है, बहुत प्रबल योग है, दोनों में से जो देख लीजिए। आगे आपने पूछा है आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कौन सा रत्न धारण करूं, सूर्य या शनि का, सूर्य का या शनि का, कौन सी उंगली में और किस धातु में? मैंने अभी उपल पहना हुआ है और पन्ना पहना हुआ है। आपने दोनों ही रत्न श्रेष्ठ पहने हुए हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो उपल भी ना पहनने की सलाह दूं, क्योंकि चंद्रमा शुक्र जिस राशि में बैठे उस राशिपति के साथ उन्होंने तात्कालिक शत्रुता कर रखी है, समसप्तक स्थिति शत्रुता की ही होती है, तो मेरे हिसाब से तो उपल भी नहीं बनता आपके लिए। इसके बाद बुध की यदि बात करूं तो बुध स्वगृही है, इस कुंडली में एकमात्र रत्न के रूप में मैं बुध की चर्चा कर सकता हूं, परंतु चूंकि लग्नेश जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं और जिसकी राशि में बैठे हैं, निसंदेह उसके साथ उन्होंने तात्कालिक शत्रुता कर तो रखी है। साधारण तर्क तो यही कहता है कि आपको ये रत्न भी नहीं पहनना चाहिए।
आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर हम इस कुंडली में देखें तो इसका रत्न सब धारण कर, नहीं, जरूरी नहीं है। अब शनि इनकी कुंडली में मैं कह रहा हूं अच्छा है, पर मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा कि नीलम पहन लीजिए। क्यों? क्योंकि शनि बैठे कहां हैं, उनका स्थान भी तो हमें देखना होगा। भाई वो ग्रह ऑलरेडी आपको ठीक ठाक दे देगा, जो ठीक ठाक दे ही देगा उसको हम जबरदस्ती दवाई खिला दें। रत्न दवा है, तो जरूरी नहीं होता कि आपको दवा खाना ही खाना है। तो आप निश्चिंत रहिए और आपको नीलम नहीं पहनना। मेरे हिसाब से तो मैं उपल के भी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर लंबे समय से आप पहने हुए हैं तो पहने रहिए। सूर्य का रत्न भूल के भी ना पहने, उसकी आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास की अगर कमी आप महसूस करें तो मैं उसके लिए दूसरा रास्ता आपको बता देता हूं। तो सूर्य का रत्न आप ना पहने, बुध का रत्न श्रेष्ठ है, लाइफ टाइम आप पहन करके रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी ये कुंडली मजबूत हो और आपको लाभ मिले। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, एक। नंबर 2 कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, सूर्य राहु से संबंध बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी, एक अज्ञात भय जातक के अंदर भर देते हैं। शुक्र की दृष्टि, यहां गौर करिए, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर है और गुरु की भी दृष्टि चंद्रमा पर है। तो सामान्य शब्दों में कहूं तो केमद्रुम भंग है। ज्योतिष क्या कहता है कि दो शुभ ग्रह अगर चंद्रमा को देख रहे हैं तो केमद्रुम भंग होना चाहिए, परंतु शनि की भी दृष्टि है। अतः यह ध्यान रखिएगा कि केमद्रुम भंग होकर के भी कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति बनाएगा। अतः एक और पॉइंट कि मकर राशि के जातकों के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि जीवन काल में एक बार ये ऐसी स्थिति में आते हैं जहां शून्य पर पहुंच जाते हैं। अतः कभी भी कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा, एक। नंबर 2, जब तक अगला कार्य आपका सेट न हो जाए पिछले कार्य को भूल के भी मत छोड़िएगा। याद रखिए आपकी कुंडली में चीजों को गंवाने का योग है, तो अगर पाया है मार्केस के दौर में भी अगर आप सफल रहे हैं तो इसमें एक ही बात कहूंगा, आपका मेहनत, आपका पुरुषार्थ, बस इतना ध्यान रखिए कि एक साथ कदम ना उठाइए, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए, तभी सफलता मिलेगी। सूर्य को अर्घ दीजिए रोज नियम से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए नियम से, और रविवार को नमक का त्याग कर दीजिए, यह आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ गुरु की दशा वैसे तो निकल गई, तो अब इसके लिए तो मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं, हनुमान जी की आराधना करिए। इष्ट देवता के रूप में अगर देखा जाए तो लग्न से देखें तो यहां पर गणेश जी की आराधना की स्तुति बनती है, चंद्रमा से देखें तो देवी की आराधना की स्तुति बनती है, और शनि से देखें तो विष्णु की, तो विष्णु भगवान शिव के स्वरूप हो गए। फलतः आपको शिव परिवार की आराधना करनी चाहिए। अपने पास जहां भी आप रहते हो शिव परिवार रखिए, भगवान गणेश जिसमें हो, मां पार्वती हो, शिव जी हो, कार्तिकेय भी हो, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा परिवार है नंदी के साथ, इन्हीं की आराधना करिए। जीवन में इसी से आपके विकास होगा। और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा तो और ज्यादा अच्छा विकास होगा। ब्याज का काम आप कर रहे हैं, करते रहिए। फूड का व्यापार कर सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित व्यापार करना आपको सूट करता है। और साथ ही साथ आपने उपल धारण किया है, इसलिए मैं निकलवा नहीं रहा हूं, परंतु मेरे हिसाब से बनता नहीं है। दूसरा कोई रत्न मत पहनिएगा, जो आपने पहना हुआ है वही श्रेष्ठ है। इस कुंडली में मुझे कोई दिक्कत वैसे तो नहीं दिखाई पड़ती, फिर भी मैं सलाह दे देता हूं, अगर कहीं मानसिक अशांति और परेशानी बहुत ज्यादा हो तो चंद्रमा के लिए केमद्रुम की शांति, और साथ ही साथ स्वयं से शिव जी की जब पूजा करना आप शुरू करेंगे तो ये चीजें ठीक हो ही जाएंगी, जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को आप देश के दुनिया में कहीं भी रहते हो, पूर्णिमा तो हर जगह मिलती है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के चांदनी में कम से कम 10-15 मिनट बिताइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये जितने भी उपाय मैंने बताए हैं इसको आप करिए, इससे आपको जरूर लाभ मिल जाएगा। बाकी मेरे दर्शक इस कुंडली के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या इस कुंडली के संबंध में उनके मत हैं, क्या विचार हैं, वो कमेंट में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।